गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विदित है कि इससे पूर्व कल हमने जो श्रृंखला पढ़ी थी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एग्जामों में पूछे जाएंगे, उससे रिलेटिव जो क्वेश्चन कल छूट गए थे, आज हम उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। आज की श्रृंखला का जो 20वें नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है, राज्य में किस ग्लेशियर की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे ऊंची है। देखिए, समुद्र तल से राज्य का ऐसा कौन सा ग्लेशियर जो समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई सर्वाधिक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये ग्लेशियर, मैंने आपको ग्लेशियर से संबंधित जो प्रश्नावली पढ़ाई थी उसमें बता रखे ग्लेशियर, प्रमुख ग्लेशियर उत्तराखंड के। दोस्तों, जो समुद्र तल से जो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा ग्लेशियर है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, ये आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं 21वें नंबर का प्रश्न इस श्रृंखला का, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। अब कोसी नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के किस जनपद से होता है, कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। तो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वो अल्मोड़ा की पहाड़ियों से, अल्मोड़ा जनपद की पहाड़ियों से कोसी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, शिवानंद नौटियाल के द्वारा वैदिक कालीन में कुंभा नदी को वर्तमान में उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन है। देखिए, जो ये फिर जो शिवानंद नौटियाल हैं उनके द्वारा जो बताया गया था कि वैदिक कालीन में जो कुंभा नदी है उसे उत्तराखंड में वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, वर्तमान समय में उस नदी को मंदाकिनी के रूप में जाना जाता है। यदि मैं बात करूं, कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि मंदाकिनी नदी का वैदिक कालीन नाम क्या है, उसे वैदिक कालीन नाम से पुकारा जाता है, इससे पूर्व वैदिक कालीन नाम से किस नाम से पुकारा जाता था, उसे कुंभा नदी के रूप में उसे जाना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधोलिखित में कौन सा नगर नदी वैदिक पर स्थित है। अब नदी वैदिक पर स्थित है, ये पूछ रहा है ऐसा वैदिक कालीन कौन सा नगर जो नदी वैदिक के किनारे में स्थित है, ये आपको बताना है। दोस्तों, यदि मैं बात करूं इस नगर की तो ये कर्णप्रयाग के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, ये जो अधोलिखित जो नगर है वो नदी वैदिक कालीन जो है कर्णप्रयाग के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये चैनल पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न, घाघरा नदी का उद्गम स्थल है। अब घाघरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये आपको बताना है। दोस्तों, घाघरा नदी का यदि उद्गम स्थल की बात करें, चुंगू हिमनद है इसका। ठीक है, चुंगू हिमनद से इसका प्रारंभ होता है, यहाँ से इसका उद्गम होता है, यहाँ से आगे को निरंतर प्रवाहित होगी दक्षिण पूर्व की तरफ बहती हुई आगे को निरंतर बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न, हेमकुंड लोकताल के किनारे सिखों के किस गुरु ने तपस्या की थी। जो हेमकुंड साहिब है, जिसे हम जानते हैं सरदारों का जो बहुत बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है हेमकुंड साहिब को, तो यहाँ पर उन सिखों के कौन से गुरु ने यहाँ पर तपस्या की थी, ये आपको बताना है, उनका नाम बताना है। दोस्तों, यदि मैं बात करूं, गुरु गोविंद सिंह द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो एक अलौकिक, यदि मैं बात करूं, शक्ति को जो प्राप्त किया था या कहें यहाँ पर ध्यान जो केंद्रित किया था उन्होंने, ये पवित्र माना जाता है सिखों का ये जो है हेमकुंड साहिब। ठीक है, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर तपस्या की थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, सन 1841 में नैनीताल की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। सन 1841 में जब पीटरसन बैरन जब यहाँ पर आए थे तो उनके द्वारा नैनीताल की खोज की गई थी। ठीक है, पीटरसन बैरन द्वारा नैनीताल की खोज की गई है। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पीटरसन बैरन द्वारा किस चीज़ की खोज की गई है, तो पीटरसन बैरन द्वारा नैनीताल की खोज की गई थी। ठीक है, अब नैनीताल की खोज किसने की, पीटरसन बैरन द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, इस श्रृंखला का 27वें नंबर का जो प्रश्न है, किस नगर का पौराणिक नाम मायापुर मिलता है। देखिए, किस नगर का नाम प्राचीन काल में मायापुर के नाम से जाना जाता था, ये मिलता है, ये आपको बताना है। दोस्तों, ये मायापुर के नाम से हरिद्वार जाना जाता है। ठीक है, हरिद्वार जनपद को जाना जाता है मायापुर के नगर के नाम से। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस श्रृंखला के 28वें नंबर का जो प्रश्न है, ये कह रहा है, गढ़वाल का हातिमाई नाम से किसको पुकारा जाता है। अब हातिमाई के नाम से किसे पुकारा जाता है गढ़वाल में, तो ये आपको बताना है। दोस्तों, कुंवर सिंह नेगी को इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुंवर सिंह नेगी जी को
हाथी माई नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, आप मेरे साथ इसे नोट करते जाइए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला से आप निश्चित मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन इस श्रृंखला से बनेंगे ही। अब बात करते हैं 29वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, ये कह रहा है गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी कहकर किसे जाना जाता है, किसको पुकारा जाता है। झांसी की रानी के नाम से गढ़वाल में कौन सी महिला को सम्मानित किया जाता है, ये किसको कहा जाता है। ठीक है, ये तिल्लू रौतेली को कहा जाता है। तिल्लू रौतेली को झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है, उसको इस नाम से पुकारा जाता है क्योंकि इनके द्वारा जो साहसिक कार्य किए गए हों, जो लक्ष्मी बाई के द्वारा किए गए, झांसी की जो रानी थी उसकी तरह इन्होंने भी अपने जीवन में अभूतपूर्व कार्य किए थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा इनको दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड की बैडमिंटन क्वीन के नाम से कौन जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जो अभी वर्तमान समय में जो प्रवक्ता संवर्ग का जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न कई दफे पूछा जाता है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, जो बैडमिंटन क्वीन के नाम से जो जाना जाती है वो मधुमिता बिष्ट उत्तराखंड की है, इसे बैडमिंटन क्वीन के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुमाऊं के गांधी किसे कहते हैं। कुमाऊं के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, आपको ये बता दें दोस्तों। कुमाऊं के गांधी के रूप में देवकी नंदन जी को जाना जाता है, देवकी नंदन को जाना जाता है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कुमाऊं के गांधी के रूप में नहीं जानते हैं। अब बात करते हैं कुर्मांचल केसरी नाम से किसे जाना जाता है। कुर्मांचल केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों, ये आप सभी को पता होगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्व। बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। ठीक है, कुर्मांचल केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है, बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस श्रृंखला का। किस जनजाति के लोग सारथी रूप से नैनीताल में पाए जाते हैं। ऐसी कौन सी जनजाति है जो नैनीताल जनपद के अंतर्गत, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और यह कहे ये सारथी रूप में ये जनजाति नैनीताल जनपद के अंतर्गत ही देखने को मिलती है। इसकी जो जनसंख्या की बढ़ोतरी अगर हम पूरे उत्तराखंड में देखें तो नैनीताल जनपद के अंतर्गत सारथी इनको हमें देखने को मिलते हैं। ये जो जाति है थारू जाति के लोग यहाँ पर मिलते हैं, जनजाति के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड में कौन सी जनजाति राजस्थान से आकर बसी। ठीक है, अब उत्तराखंड में ऐसी कौन सी जनजाति है जो राजस्थान से आकर यहाँ पर बसी और वर्तमान समय में बहुत अच्छी तरीके से फल फूल रही है। ये कौन सी जनजाति है दोस्तों, ये है आपकी थारू जनजाति, जो वर्तमान समय में नैनीताल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यदि हम कहें जो जनजाति जो सर्वाधिक रूप में नैनीताल जनपद के अंतर्गत पाई जाती है वो थारू है, और उत्तराखंड में जो जनजाति बाहर से राजस्थान से आई वो थारू ही जनजाति है जो नैनीताल में आकर बसी। ठीक है, अब बात करते हैं भोटिया जनजाति द्वारा कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र का नाम क्या है। जो भोटिया जनजाति के लोगों में महिलाएं जो कमर से नीचे का जो हिस्से में जो वस्त्र पहनती हैं उसे क्या कहा जाता है, ये आपको कहना है। फूला वेल कहा जाता है उसको। ठीक है, ये अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फूला बेल उसको कहा जाता है, जो भोटिया जनजाति की जो महिलाएं होते हैं कमर के नीचे के हिस्से में उसको पहनती हैं, जो ये वस्त्र होता है फूला बेल के नाम से इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कह रहा है कि हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। जो हुड़का जो देवी देवताओं को, यदि हम कहें जहाँ पर कहीं पर या जहाँ पर जागरी लगती है या देवताओं का आह्वान होता है तो ये इसमें हुड़का के ताल पर उनका आह्वान किया जाता है, या कहीं जब फसलों की कटाई होती है तो वहाँ पर भी इस हुड़के का प्रयोग किया जाए। आप यदि हम बात करें जो लोकगीत हैं तो लोकगीत में आपको पता ही है कि हुड़के का प्रयोग किया जाता है। अब ये हुड़का जो है ये किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है, ये आपको बताना है दोस्तों। उत्तराखंड के अंतर्गत ये भोटिया जनजाति लोगों का ये वाद्य यंत्र है। भोटिया जनजाति का ये क्या है, प्रमुख यंत्र है। ठीक है, वाद्य यंत्र के रूप में इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, सुरखंडा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। उत्तराखंड में सुरखंडा उत्सव कहाँ इसका आयोजन किया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। यदि मैं
बात करूं तो ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत किया जाता है। इसको टेहरी गढ़वाल के अंतर्गत ये सुरखंडा का मेला लगता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इस प्रकार से, कौन सा त्योहार थारू स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है। अब थारू जनजाति के अंतर्गत ऐसा कौन सा त्योहार है जहां पर वहां की स्त्रियों का ये प्रिय क्या है, त्योहार के रूप में इसे मनाते हैं, वो प्रिय त्योहार इसको कहते हैं। ये बाझर इनका क्या है, प्रमुख त्योहार है बाझर। आपको फिर से मैं इस क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ, देख लीजिएगा। कौन सा त्योहार थारू स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है। सबसे ज्यादा उन इस जनजाति में जो महिलाएं जो सर्वाधिक रूप से जिस त्योहार को पसंद करती हैं वो बाझर त्योहार है, जहाँ पर वो इस चीज को हर्ष उल्लास के साथ इसको मनाते हैं। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कौथिक कहा जाता है। कौथिक किसे कहा जाता है, गौथिक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। दोस्तों यदि मैं बात करूँ, ये प्रश्न कई दफ़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और कई लोग इसे गलत करके आते हैं कि ये है क्या, इसको किस नज़रिए से या कोई इसका शब्द का उच्चारण क्या है, ये कौथिक है क्या, इसे कोई उत्सव के रूप में कहता है या कोई इसे अलग अलग तरीके से इसको वर्णन करते हैं। दोस्तों यदि मैं बात करूं, ये उत्तराखंड में एक मेले के रूप में गौथिक को कहा जाता है, गौथिक मेला, ठीक है। अब बात करते हैं इस श्रृंखला का 40वें नंबर का प्रश्न। यह कह रहा है, उत्तराखंड के किस मेले का प्रारंभ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर हुआ। अब उत्तराखंड के ऐसा कौन सा त्योहार है, ऐसा कौन सा पर्व है या मेला है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। देखिए, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, उत्तराखंड के किस मेले का प्रारंभ उनके जन्म दिवस पर किया गया। देखिए, ये गौचर का मेला है, गौचर, ठीक है। ये गौचर का मेला उनके जन्म दिवस पर किया जाता, प्रारंभ किया गया था, ठीक है, गौचर का मेला। अब बात करते हैं भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है, भुवनेश्वरी मेला। अब भुवनेश्वरी देवी का मेला उत्तराखंड के किस जनपद में लगता है या इसका आयोजन कहाँ होता है, ये आपको बताना है। देखिए, फिर से दोहरा रहा हूँ क्वेश्चन को, भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है, ये आपको बताना है। भुवनेश्वरी मेला कहाँ लगता है दोस्तों, ये पौड़ी जनपद में ये लगता है, पौड़ी में ये, ठीक है, पौड़ी में ये लगता है, ठीक है। अब भुवनेश्वरी देवी का जो मेला लगता है ये पौड़ी जनपद के अंतर्गत लगता है। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है, ये मानेसर का मेला लगता है उत्तराखंड में। मानेसर का मेला किस जनपद के अंतर्गत लगता है या किस स्थान पर लगता है, या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये मानेसर का मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है। दोस्तों यदि मैं बात करूँ, ये मानेसर का जो मेला लगता है वो चंपावत जिले में लगता है, चंपावत जिले के अंतर्गत ये मेला लगता है। ये आपको बाय हैंड याद होना चाहिए, कंटेस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों यदि आप लोगों को ये चैनल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो रामडोला का मेला उत्तराखंड में किस स्थान पर लगता है, ठीक है। रामडोला का मेले की बात कर रहे हैं। रामडोला जो मेला बहुत ज़्यादा रेयर है, ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में भ्रमित करने के लिए पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है 43 वाला जो क्वेश्चन है, ये जो मेला लगता है खटीमा में ये मेला लगता है, खटीमा के अंतर्गत ये मेला लगता है, ठीक है। रामडोला मेला कहाँ लगता है उत्तराखंड में, किस स्थान पर लगता है, ये खटीमा के अंतर्गत ये मेला लगता है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 44 वाला क्वेश्चन, उत्तराखंड के अरतोली नामक स्थान पर किस त्योहार पर शिव मेला लगता है, आपको बताना है। फिर से दोहरा रहा हूँ, उत्तराखंड के अरतोली नामक स्थान पर किस त्योहार पर शिव मेला लगता है। दोस्तों ये आपको बताना है कि ऐसा कौन सा त्योहार होता है जिसमें ये शिव मेला यहाँ पर लगता है। दोस्तों यदि मैं बात करूं तो ये मेला रामनवमी के दिन लगता है, रामनवमी के दिन ये मेला लगता है, ठीक है। शिव मेला जो लगता है रामनवमी के दिन ये मेला का आयोजन होता है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न, किस नृत्य में किसी भी प्रकार का
गाना नहीं गाया जाता। उत्तराखंड का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें किसी भी प्रकार का गाना नहीं गाया जाता। यदि हम बात करें, छोलिया नृत्य होता है जहाँ पर किसी प्रकार का इसमें गाना नहीं गाया, सिर्फ इसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्रों के ताल में जो छोलिया होता है वो नृत्य करते हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग करतब या कहें ढाल या तलवारों में अपना जो नृत्य प्रदर्शन का उत्सव प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का गाना नहीं गाया जाता है। जो ये पारंपरिक है, जो प्राचीन काल से निरंतर चलती हुई आ रही है। अगर आज वर्तमान समय में यदि देखें, इसका एक आधुनिक रूप हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो छोलिया नृत्य है उसमें वो आजकल स्वयं के गाने इसमें निर्मित कर रहे हैं और उसके अनुसार वो डांस कर रहे हैं। तो यदि इसको मद्देनजर ये मत रखना कि इस समय वर्तमान में छोलिया जो नृत्य करते हैं उसमें वो गाने गाते हैं। अगर हम पौराणिक तौर पर देखें तो प्रागैतिहासिक और को जाएं तो यहाँ पर जो छोलिया नृत्य होता था उत्तराखंड में पौराणिक काल में, तो वहाँ पर इसमें सिर्फ किसी प्रकार का गाना नहीं गाया जाता, सिर्फ इसमें नृत्य किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न। ये कह रहा है, ठड़िया गीत उत्तराखंड के किस क्षेत्र में गाया जाता है। ठड़िया जो गीत है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में गाया जाता है, कौन से कुमाऊं के अंतर्गत गाया जाता है, गढ़वाल के अंतर्गत। अगर मैं बात करूँ गढ़वाल मंडल के अंतर्गत गढ़वाल में ये गाने को गाया जाता है, ठीक है। अब इसी श्रृंखला का 47वां क्वेश्चन है, किस भाषा को कुमाऊं एवं गढ़वाली का मिला जुला रूप कहा जाता है। अब कुमाऊं की भाषा और गढ़वाल की भाषा का मिला जुला रूप ऐसा कौन सा है वो आपको बताना है। यह कौन सा ऐसा रूप है जहां पर ये हमें देखने को मिलता है। मुझ कुमैया, मुझ कुमैया नाम है यहाँ पर जो गढ़वाल और कुमाऊं की भाषा का यहाँ पर थोड़ा सा समावेश देखने को मिलता है। कुछ कुमाऊनी भाषा का होता है, कुछ गढ़वाली भाषा का होता है। मुझ कुमैया करके ये नाम है इसका, ठीक है, इसके अंतर्गत इसे गाया जाता है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न इसी श्रृंखला का। यह कह रहा है, उत्तराखंड का कौन सा तीर्थ स्थल शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान है। अब ऐसा कौन सा स्थान है जो उत्तराखंड में जो तीर्थ स्थल की बात कर रहे हैं, जो शंकराचार्य द्वारा जो हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए चिन्हित किया गया था, वो स्थान कौन सा है। दोस्तों वो स्थान है आपका बद्रीनाथ, ठीक है, जो हिंदुओं का क्या है, ये पवित्र धाम है जो बद्रीनाथ। अब बात करते हैं ये जो धार्मिक स्थल के तौर पर शंकराचार्य द्वारा जो हिंदुओं के धर्म की पुनर्स्थापना के लिए बद्रीनाथ को चिन्हित किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 49वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है, उत्तराखंड का पवित्र धाम केदारनाथ में किस देवता का मंदिर है। अब उत्तराखंड के अंतर्गत जो केदारनाथ का जो मंदिर है वहाँ पर किस देवता का मंदिर है। ये विष्णु का है या ब्रह्मा का है या शिव का है या अन्य कोई देवता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो केदारनाथ में है वो केदारनाथ किस देवता का मंदिर है या किस देवता को ये समर्पित ये मंदिर है। दोस्तों आप सभी को पता है ये शिव जी का मंदिर है, शिव, ठीक है। अब बात करते हैं अगले इस श्रृंखला का जो लास्ट प्रश्न है। वो कह रहा है, उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर किस स्थान पर है। देखिए उत्तराखंड में ये क्वेश्चन अगर हम बात करें पीसीएस के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा मंदिर है, एकमात्र मंदिर है जो राम जी का मंदिर है, भगवान राम जी का मंदिर है, एकमात्र मंदिर है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में ये किस स्थान पर ही आपको बताना है। दोस्तों जो ये राम जी का जो मंदिर है उत्तराखंड में वो देवप्रयाग में ये मंदिर स्थित है, ठीक है। राम जी का इकलौता मंदिर है, संपूर्ण उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आपको अगर राम की बात करें तो राम का एक ही मंदिर देखने को मिलेगा, वो देवप्रयाग के अंतर्गत देखने को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके सम्मुख से लाता रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।